सिंहासन खाली करो की जनता आती है, याद रखना। और इसको भी याद रखना, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने। बधाई देता हूं इस जैन जी को, उसने उनको औकात दिखा दी साहब। कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार के लाल किले पे टांग दिए। कपड़े उतारे ही नहीं, लाल किले पे टांग दिए साहब कपड़ों को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह राजपूत है और मैं वैसे तो आध्यात्मिक विषयों को तथा पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को लेकर, वृक्षारोपण इत्यादि के विषयों को लेकर अपने ब्लॉग्स बनाता रहता हूं। लेकिन आज जब मैंने एक खबर देखी तो मेरा मन द्रवित हो गया साहब। झारखंड में पिछले 5 दिन से बच्चे भूख हड़ताल पर और सरकार उनको लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रही है कमेटी बनाने के नाम पर। कहीं कुछ आश्वासन, सीआईडी जांच। अरे भाई सीआईडी जांच क्या, सीआईडी भी तो आपकी है। बात एक सरकार की नहीं है, बात खाली झारखंड सरकार की नहीं कर रहा हूं मैं आज बात कर रहा हूं एक सिस्टम की। ये जो हमारे यहाँ सिस्टम करप्ट हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये सिस्टम, हमने क्या सिस्टम बनाया कि हम नौकरियों में भ्रष्टाचार करेंगे? हद हो गई जी। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नीट जैसे एग्जाम में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं। क्या नैतिकता का क्या पराभव हो गया है साहब, क्या पराभव हो गया है? ये तो बहुत निंदनीय कृत्य है और निंदनीय बात है। हमारे सिस्टम में करप्शन इतनी बुरी तरह से घुस चुका है कि अंदर ही अंदर खोखला किए दे रहा है। क्या होगा जब आप रिश्वतखोरी करेंगे, जब आप पैसे लेके पेपर लीक कर देंगे, तो क्या होगा? योग्य लोग रह जाएंगे, अयोग्य लोग सिस्टम में आएंगे, फिर क्या होगा? जिस तरह से आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भी जो पैसे देके भर्ती होगा वो भी भ्रष्टाचार करेगा, फिर क्या होगा? वो शेर मुझे याद आता है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा बताइए आप। राज्य दर राज्य, झारखंड की बात हो, बंगाल की बात हो, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेरा गृह प्रदेश, यहां पर व्यापम जैसे घोटाले हुए। हम शिकार हैं उसके, हम शिकार हैं व्यापम घोटाले के, हम शिकार हुए साहब। और आज देखिए जैन घोटालों को लेकर एक तांता लगा हुआ है साहब। एक खत्म नहीं होता मामला, दूसरा मामला आ जाता है, तीसरा मामला आ जाता है। आखिर क्या है इस सिस्टम में? ऐसा क्या है कि आप नहीं कर सकते? फिर आप क्यों बैठे हैं? मैं फिर श्री चंद्रशेखर जी की वो प्रसिद्ध पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। याद रखना साहब, आप कितने बड़े सत्ताधीश होंगे, आपको कितना ही बड़ा घमंड होगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, उन हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। देर नहीं लगेगी साहब आपको। जब इमरजेंसी लगी उसके बाद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये जो पंक्तियां मैं उद्धृत करने जा रहा हूं, वो मंत्र बन गई, मंत्र का काम किया। सुनिएगा। सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। साहब क्रांति होने में देर नहीं लगती, बहुत वर्ष नहीं बीते हैं। श्रीमती इंदिरा जी जैसी बोल्ड लेडी को सिंहासन खाली करना पड़ा, जनता के आगे झुकना पड़ा, जनता ने उतार फेंका उनको गद्दी से। आप कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं जो आज सत्ता के बड़े पदों पर आसीन है और सत्ता के घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि उनको सिर्फ अपना भाई भतीजावाद और सिर्फ ये दिखता है कि मैं किसको नौकरी दे सकता हूं और किसको नौकरी नहीं दे सकता। अरे आप क्या हैं? अभी आप रिटायर हो जाइएगा, अभी आप सत्ता से चले जाइएगा, गलियों में घूमते रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको। ये जो पाप आप कर रहे हैं ना, कि एक योग्य व्यक्ति की जगह किसी अयोग्य व्यक्ति को आप भर्ती कर रहे हैं, इस पाप का प्रायश्चित नहीं है साहब कोई, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां इसको भोगेंगी। मैं बताना चाहता हूं, जिनके लिए आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं ना, अरे क्या कमी है आपको? आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतनी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, इतने वेतन भत्ते हैं आप, उसके बाद भी आपका पेट नहीं भर रहा है। आप यहां समझौता करेंगे? एक किसी युवक का भविष्य बर्बाद कर देंगे। याद रखिएगा, प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती, नेचर में माफी नहीं है साहब। हर एक कर्म का आपको हिसाब देना पड़ेगा और हर एक पाप का आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और नेचर माफ नहीं करेगी साहब, नेचर में माफी नहीं हो। मैं धन्यवाद देता हूं छात्रों को, धन्यवाद देता हूं साहब। हम लोग तो कभी कही नहीं पाए ऐसी बात। हम अपने शब्दों को मखमल में लपेट कर, है ना, चाशनी में डुबो कर, हमसे मतलब हमारी पूरी पीढ़ी उस तरह से परोसती रही और सत्ताधीशों को लगा कि साहब ये हमसे डरते हैं। लेकिन उन छात्रों को मैं बधाई देता हूं, ये आपकी औकात है। छात्रों ने आज आपको औकात दिखा दी, मैं बधाई देता हूं बारंबार उनको। हिम्मत चाहिए साहब इसके लिए। लेकिन हमारा जैन जी आज पहले से ज्यादा, पुरानी पीढ़ी से ज्यादा संवेदनशील है, वो पहले से ज्यादा योग्य है, क्योंकि प्रज्ञा हमेशा आगे जाती है, आगे बढ़ती है प्रज्ञा हमेशा, और ये प्रज्ञा आगे बढ़ रही है। ये अब आपके अत्याचारों को सहन नहीं करेगी, आपके अनाचारों को सहन नहीं करेगी।
आपने तमाम ये जो नीतियों के नाम पर, ये कानून के नाम पर आपने ये जो थोप रखा है ना, जिसके बल पर आप लोग सत्ताधीश बने हुए हैं, जिसके बल पर आप ये दुनिया भर की मौज मस्ती और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ये चलेगा नहीं साहब ज़्यादा दिन। अभी भारत का युवक जाग उठा है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है, और आने वाले समय में आप देखिएगा ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं देख सकता हूं, मैं इसके दूरगामी परिणाम देख रहा हूं। अभी तो कुछ ही सीटों के उपचुनाव थे, शायद समझ में आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे पास पर शब्द नहीं है। आप लोग बहुत योग्य, विद्वान, शक्तिमान लोग हैं साहब, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। अब हद पार हो गई है और आज का जेएनजी उसको सुनने को तैयार नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सुधर जाइए और सही को सही कीजिए, न्याय कीजिए बच्चों के साथ। क्या दिक्कत है आपको सीबीआई जांच कराने में, ईडी से जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति जो फंसा हुआ है, जिसके ऊपर आरोप है कि वो इसमें लिप्त है, और उससे संबंधित जितनी परीक्षाओं में वो शामिल था, उनको दोबारा आपको उसका एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है आपको? इतने वैसे तो तमाम सारे खर्च करते रहते हैं, इसमें आपको लग रहा है कि साहब परीक्षा कराने में खर्च होगा, बढ़ा दीजिए ना 1 साल उम्र, क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी गलती के कारण वो जो योग्य युवक है वो बाहर बैठा है, उम्र बढ़ाने में क्या दिक्कत है? जब वो मांग कर रहे हैं तो आप बढ़ा दीजिए, परीक्षा उनको देनी है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? मैं पुनः एक बार चेतावनी देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।